नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेनियाबाग स्थित अस्पताल व बेनियाबाग पार्क का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के हरियाली श्रृंगार का हुआ आयोजन। बाबा की मनोहारी झांकी का देर रात्रि तक हुआ दर्शन पूजन। सितंबर माह की शुरुआत होते ही महंगाई पहुंची चरम पर। गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होने से महिलाओं की बढ़ी चिंताएं। और सारनाथ थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बेनियाबाग स्थित अस्पताल व बेनियाबाग पार्क का नगर आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया। बेनियाबाग क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल एवं बेनियाबाग पार्क का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। बताते चले कि स्मार्ट सिटी योजना के मद्देनजर नगर आयुक्त ने बेनियाबाग क्षेत्र में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल एवं बेनियाबाग पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी काशी को स्वच्छ सुंदर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसी को देखते हुए हमने बेनियाबाग क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा करें। नगर आयुक्त ने बताया कि डेंगू के प्रकोप को देखते हुए भी जगह जगह दवाई का छिड़काव एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं। सर, दोनों ऑफिस का निरीक्षण किया गया और एक यहाँ पर पूर्व में एक जच्चा बच्चा केंद्र जो पीछे चलता था उसका देखा गया कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसमें यहाँ से थोड़ा इसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसको कैसे किया जा सकता है, उसके लिए निरीक्षण किया गया। क्या तब्दीली की जाएगी इस हॉस्पिटल में? ये मैं अभी नहीं कह सकता, जब तक हम अपना प्लान ना बना ले, एस्टिमेट ना बना ले। कोशिश की जाएगी कैसे किया जाए, अभी उसका मैं प्लान अभी तक मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जस्ट आके निरीक्षण किया हूँ। तो अभी इसका कमियां देखी जाएंगी, हमारे इंजीनियर लगेंगे, सारी कमियां वगैरह क्या हैं वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें देखा जाएगा। सर, बात की जाए तो सालों से यह हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है और बगल में कमचोरा हॉस्पिटल भी है, तो क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बात को मैं नहीं सकता कि सालों से बंद पड़ा ही पड़ा। हमने आज आके देखा है, हम इस पर एस्टिमेट बनवाएंगे और बाकी पड़ोस में जो हॉस्पिटल अगर यहाँ अच्छी सुविधा जब कभी रन करता है चिकित्सा, क्योंकि वो चिकित्सा विभाग का रन करता है उसको, तो अगर सुविधा अच्छी देंगे तो यहाँ भी आएंगे। जहाँ भी वो सुविधाओं के ऊपर है कि जहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलेगी लोग वहीं जाएंगे। सर, इस समय काशी वासियों के लिए बड़ी समस्या है कि डेंगू के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि BHO और कमचोरा दोनों फुल हो गए। देखिए, डेंगू में जो अस्पतालों में वार्ड्स की जो बेड्स क्या बता रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग देखता है, चिकित्सा विभाग जो CMO देखते हैं। नगर निगम का कार्य है फॉगिंग कराना, साफ सफाई मेंटेन करना और एंटी लार्वा स्प्रे कराना। जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है उन इलाकों को केंद्रीकृत करना। तो उसमें समस्त दोनों टाइम में दोनों शिफ्टों में रात को 10 से 12 बजे के बीच और सुबह पूरे सुबह सारी फॉगिंग और एंटी लार्वा हम करा रहे हैं जहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। बाबा की मनोहारी झांकी के दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्पों, आभूषणों, मुंडमाला इत्यादि से सुशोभित किया गया। इस अवसर पर मंदिर क्षेत्र को आकर्षक विद्युत झालरों व अनेकों फूल पत्तियों से सजाया गया। बाबा की अद्भुत झांकी देख सभी भाव विभोर हो उठे। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। बाबा को अनेकों व्यंजनों, फल, मिष्ठान, मदिरा का भोग अर्पित किया गया। साथ ही भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाबा के दर्शन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, परिवार में सुख समृद्धि व शांति रहती है। बाबा की श्रृंगारित झांकी के दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। इसी क्रम में वहीं विराजमान हनुमान जी की भी भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही विधिवत पूजन अर्चन किया गया। गुरु जी, अपना नाम बता दीजिए। अरविंद उपाध्याय। गुरु जी, आज बाबा का किस तरह का श्रृंगार चल रहा है, क्या फल की प्राप्ति होती है आज के दर्शन पूजन? ये हमारे परनाना से शुरू हुआ है। ये लगभग 106 वर्ष पूरा हो गया, 107वां वर्ष है और हर साल भादों के फर्स्ट में इसको मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। ये प्रभु काल भैरव अंतर्यामी है, काशी वासियों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बिना इनकी आज्ञा का कुछ होने वाला नहीं है और सारे इन्हीं के रहमो करो में सब चल रहा है काशी। गुरु जी, किसी को ऊपरी बाधा वगैरह रहता है तो बाबा के दरबार में आने से क्या इस सब कष्टों के
ये यहाँ आने के बाद सारी दुष्ट बाधाओं का नाश होता है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं मन्नत मांगने, और उनकी मन्नत पूरी भी होती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अनिल जी, आज बाबा के दरबार में आए हैं, प्रति वर्ष यहाँ पर इस तरह का श्रृंगार होता है, तो क्या मांगते हैं और क्या बाबा फल की प्राप्ति होती है आप लोगों को? बाबा अंतर्यामी है, हम सब लोगों की इच्छाओं को अच्छी तरह से जानते हैं और बाबा की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। कब से आ रहे हैं इस दरबार में? अब जब से ये ध्यान है कि बाबा ही सब कुछ है, तब से हमारा है। तो क्या क्या मुरादें मांगते हैं बाबा, किस तरह से काशी के कोतवाल हैं? हम बाबा से बस आशीर्वाद मांगते हैं, मुरादें बाबा अपने आप पूरी करते हैं। सितंबर माह की शुरुआत होते ही महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गैस सिलेंडर से लेकर हरी सब्जियों के दामों में इजाफा होने से महिलाओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। सितंबर की शुरुआत से ही महंगाई का सितम ढाने लगा है। एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 75 रुपए का इजाफा हुआ है। इस साल घरेलू सिलेंडर 190 रुपए महंगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर अब तक सिलेंडर की कीमतों में 190 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 जनवरी को दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 684 रुपए 5 पैसे हो गई है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। अमीषा जी, जिस तरह से लगातार गैस का दाम वृद्धि हो रहा है, 25 रुपए फिर बढ़ गए हैं, तो कितना रसोई पे बोझ पड़ रहा है? देखिए, ये गैस का जो दाम है पहले भी बढ़ा था और सरकार ने फिर से 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। इससे जो है सबसे ज़्यादा फर्क मध्यम वर्ग वालों पे पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते सैलरी भी सबको हाफ मिल रही है और इनकम किसी भी तरह से बढ़ा नहीं है और गैस के दाम आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि पूरा हमारा जो बजट है वो बिगड़ते जा रहा है। सब्जी है, दाल है, चावल है, हर एक चीज़ पे महंगाई की मार पड़ी हुई है और गैस के बढ़ते दामों के चलते हमारा जो है पूरा बजट बिगड़ रहा है। सरकार को एक ही बार में दाम बढ़ा देने चाहिए। सैलरी तो हमारी बढ़ती नहीं है, सैलरी तो कम होती जा रही है और गैस के दाम जो है आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कितना फर्क पड़ रहा है रसोई पे अगर सरकार सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, अगर तो क्या चाहती है इसके लिए? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है गैस के दाम ना बढ़ाए। मधुबाला जी, सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम से कितना बोझ पड़ रहा है रसोई पर आप लोगों बहुत पे? ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम टंकी इतना महंगा लेंगे तो मेरा घर कैसे चल पाएगा, क्योंकि बाल बच्चे 2 हैं। इस पहले कोरोना की वजह से इसमें टंकी के दाम 1000 हो गया। पहले था 500 रुपया, अब ये 1000 हो गया। इसको मतलब कम करना पड़ेगा आपको, तभी हम लोग गृहस्थी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। नहीं तो मेरा तो वो अरे गोहरी है ये खाना बनाने के लिए। अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे? देखिए, हम ये सब काम करते हैं, मतलब काम काज भी ठप पड़ा हुआ है। तब क्या, माला बनाते हैं, घर में काम करते हैं, खाना ही बनाते हैं किसी के घर में। तो गैस से कितना दिक्कत है आपको इस तरह से जो रेट बहुत बढ़ा? दिक्कत है, हर चीज़ का दिक्कत है। मनोरमा जी, गैस का बराबर दाम जो बढ़ रहा है, अभी 25 रुपया फिर बढ़ा है। हाँ, बढ़ा। तो कितना भार पड़ रहा है रसोई पर आप लोगों को? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 19 से हम शुरू किए थे, 19 रुपये का मिलता था सिलेंडर, और तब अब तक में कितना बढ़ गया, 900 रुपये हो गया सिलेंडर, 1000 रुपये। तो हम लोगों को तो बहुत परेशानी, घर के लोगों को भी परेशानी, आदमी लोग को भी परेशानी, लेकिन अब क्या किया जाए, लिया जाता है उसको। किस तरह का परेशानी है आप लोगों को? पैसे की परेशानी, इतने महंगा से वो मिल रहा है। कहाँ 19 रुपये का आता था, 23 का हुआ, 21 का हुआ, 33 का हुआ, ऐसे होते होते दिन पर दिन तो बढ़ता ही गया। अब फिर सीधे 25-26 रुपये बढ़ गया। तो इस समय रसोई में गैस से ही परेशान है कि और भी आइटम का दाम से? हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। तेल समझ लीजिए कि जो हम लोग 70 रुपये का लेते थे, इस समय 150-200 रुपये का मिल रहा है। ये सरसों तेल और रिफाइन, सब चीज़ का तो दाम बढ़ा है, कोई एक ही चीज़ का तो नहीं बढ़ा, हर चीज़ की परेशानी है। सैलरी जस का तस है? सैलरी तो जस की तस, वो थोड़ी बढ़ती है कहीं, तब भी नहीं बढ़ती। तो बिक्री बट्टा का क्या हाल है इस समय मार्केट में?
बिक्री बट्टा क्या, जब पैसे ही नहीं तो लोग कहाँ से क्या करेगा, खरीदारी करेगा। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि सस्ता करिए। सारनाथ थाने की पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर व एसपी सारनाथ द्वारा अपराधियों के धरपकड़ के अभियान में थाना सारनाथ के सराय मोहाना चौकी प्रभारी अभय सिंह ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर थाना सारनाथ में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको लेकर खोजबीन जारी थी। आज मुखबिर के सूचना पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 1 अदद मोबाइल व 120 रुपए चिटबंदी बरामद हुआ है। ये एक 18 जुलाई 2021 को अध्यापिका हैं सलारपुर में स्कूल में, उन्होंने एक शिकायत की कि उनके वहाँ से मोबाइल छीन लिया गया। उनके हाथ से वो फ़ोन पे बात कर रहे थे स्कूल के सामने, उनके हाथ से मोबाइल छीन कर 2 लोग भाग गए। तो इसी संदर्भ में हमारी टीम लगी हुई थी लगातार, और सर्वेलेंस की हेल्प से और मुखबिरों की मदद से ये अभी सूचना मिली कि सलारपुर का डिपो है, वहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको इस संबंध में उसके बारे में बताया गया कि उसके पास इस तरह का मोबाइल है। तो उसी सूचना पर हमारी टीम पहुंची और वहां पर टीम ने उनसे मोबाइल बरामद किया और उनसे पूछताछ की, जिसमें पता चला उसके 2 और साथी थे जिन्होंने इसमें उसकी मदद की थी। वो उसी दिन में 11 बजे एक साथ बैठ के शराब पी रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की ये छिनैती वाली घटना को अंजाम दिया, और तीनों जो अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं वो सलारपुर के वहीं के लोकल रहने वाले हैं और वो डेली लेबरर वाला काम करते हैं। बरामदगी क्या हुई? बरामदगी में जो मोबाइल छीना गया था वो मिल गया है, जो अध्यापिका का मोबाइल चोरी हुआ था। पूछताछ में क्या सामने आए, लोग इनका गिरोह कहाँ तक सक्रिय, क्या अंतर्जनपदीय या ऐसा कुछ? हाँ, अभी तक हमारे थाने में इनके खिलाफ पहले का कोई मुकदमा नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ और जगहों से की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई पास्ट में किसी तरह का कोई मुकदमा कहीं पर दर्ज हुआ है, तो वो पता किया जा रहा है। कचहरी को स्थानांतरित किए जाने की बात का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। कचहरी स्थानांतरित किए जाने की खबर से नाराज हुए अधिवक्ताओं ने द सेंट्रल बार एसोसिएशन व बनारस बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बनारस बार के सभागार में एक आम सभा व बैठक आहूत की, जिसमें सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं ने कचहरी को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने कहा कि कचहरी स्थानांतरित हम अधिवक्ताओं को कतई बर्दाश्त नहीं है। बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने बताया कि अभी 2 दिनों पूर्व कचहरी और पुलिस लाइन दोनों को संदाहा में स्थानांतरित किए जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर अधिवक्ता समाज आक्रोशित है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस मामले में हमसे भी राय लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बैठक में ये तय हुआ है कि हम सभी अधिवक्ता समाज का प्रतिनिधि मंडल इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा। देखिए, परसों आईनेक्स अखबार में ये खबर प्रकाशित हुई डीएम कौशल राज शर्मा के हवाले से और तमाम अथॉरिटीज़ के हवाले से कि बनारस कचहरी और पुलिस लाइन को संदाहा स्थानांतरित करने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया जा चुका है। ये जिन्न जो है बनारस कचहरी को बाहर फेंकने का, ये 2017 से 2016 से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोग तमाम इस पर बड़ी बड़ी आंदोलन कर चुके हैं। हमारे प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी ने भी आश्वासन दिया कि बनारस कचहरी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अंदर खाने में नौकरशाहों के स्तर से और स्तर से यहाँ के विधायकों के स्तर से ये तय किया जा रहा है कि बनारस के वकीलों को संदाहा या जौनपुर बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे या मिर्ज़ापुर बॉर्डर पे दूर दराज फेंक दिया जाए। बहुत आश्चर्य का विषय है कि डीएम साहब को मालूम है, कमिश्नर साहब को मालूम है कि बनारस कचहरी के चारों तरफ पर्याप्त जगह है, उसका विस्तारीकरण हो सकता है, लेकिन ये शासन प्रशासन के लोग ऊपर जो गलत फिटिंग दे करके बनारस कचहरी का स्थानांतरण करना चाहते हैं। हम अधिवक्ता समुदाय इसका पुरजोर विरोध पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इसी के निमित्त आज हम लोगों को जागरण करने के उद्देश्य से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यह बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बनारस कचहरी को हम लोग किसी भी दम पे यहाँ से स्थानांतरित नहीं होने देना चाहते हैं और न होने देंगे। आपको बता दें, किसी कमिश्नरी में हजारों पेड़ काट करके
12 तल्ला 15 तल्ला राज्य कर्मचारियों के लिए ऑफिस बनाया जा रहा है, वो किराए पे देंगे। आखिर कमिश्नरी में जहाँ पे आप अपने लिए भवन बना रहे हैं, बनारस कचहरी के लिए भवन क्यों नहीं बन सकता है? इसकी मतलब यह है कि आपकी नीयत में खोट है। आप अपने को शहर में रखना चाहते हैं, बनारस क्लब के अय्यासों को शहर में रखना चाहते हैं, और हम बनारस कचहरी के वादकारियों को वनवास के तहत 15-20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जंगल में फेंकना चाहते हैं। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। यहाँ पर्याप्त जगह है, यहाँ विस्तारीकरण हो सकता है, यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तमाम समस्याओं का निदान हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन निदान करना ही नहीं चाहता है। इसका हम विरोध करते हैं और इस लड़ाई को हम आज से जन जागरण के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। बार ने कल प्रस्ताव भी पारित किया है, लेकिन इसकी लड़ाई लंबी है और हम लोग लड़ेंगे बराबर। इस प्रकार के आंदोलन हम लोग करते रहेंगे और कचहरी को कहीं भी स्थापित नहीं होने देंगे। अपना दल जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने शिरकत की। अपना दल जिला इकाई के तत्वाधान में बीरभानपुर राजा तालाब स्थित एक लॉन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल रहीं। उन्होंने अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने की अपील करते हुए जीत हासिल करने के लिए चुनावी मंत्र भी बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 की सरकार अपना दल के ही सहयोग से बनेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलराम पटेल एवं संचालन देव प्रकाश देवा ने किया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजवन पटेल, मंडल अध्यक्ष रामलाल पटेल, जिला अध्यक्ष उमेश चंद्र मौर्य, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश पटेल इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अपना दल कमेरावादी के सौजन्य से रोहनिया विधानसभा एवं सेवापुर विधानसभा की संयुक्त कार्यकर्ता बैठक है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उस काले कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन के बिगुल फूंका गया है और 2022 का जो चुनाव होना है उसमें हम लोग एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो कि चूँकि 80% जनता आज वर्तमान सरकार से आक्रोशित है और उस आक्रोश और अपना दल के जोश को मिलाकर हम लोग आने वाले दिनों में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों के भारत और उनके सपनों से मिलान करने वाली सोच। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुष्कर्म आरोपी अतुल राय द्वारा मामले की अग्रिम विवेचना हेतु दी गई अर्जी को प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया। यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय की प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने युवती के यौन उत्पीड़न की अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग की थी। बताते चले कि सांसद के पिता भरत सिंह 173(8) के तहत SSP वाराणसी को इस मामले को पुनर्विवेचना करने के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद इस अर्जी की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की MP MLA ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले से संबंधित विवेचना साक्ष्यों के आधार पर पूरी हो गई है। अब इसकी दोबारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में 9 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई थी। कोर्ट ने SSP को आदेश दिया कि आगामी 7 तारीख को अतुल राय को सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करें ताकि उनका बयान दर्ज हो सके। अतुल राय पर एक युवती का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और युवती की आत्मदाह के बाद इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। सुभाषपा के मंडल कमेटी के विस्तार के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई।
सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह व मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर ने कैंप कार्यालय शिवपुर पर प्रेस वार्ता कर मिथिलेश पटेल को मंडल महासचिव तथा संतोष प्रजापति को मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की जानकारी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने बताया कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए मंडल कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। आज जो यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत संगठन का विस्तार, बूथ स्तर से संगठन कैसे हमारा मजबूत हो, उसी कड़ी में हम लोग आज बनारस मंडल में 2 पदाधिकारियों को हम लोगों ने पद दिया है, जो दोनों हमारे युवा तेज तरार पदाधिकारी हैं। हमारे बगल में बाईं तरफ मिथिलेश पटेल जी बैठे हैं, जिनको मंडल का महासचिव बनाया गया है, और हमारी दाहिने तरफ जो बैठे हैं संतोष प्रजापति जी, इनको मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और उनके बगल में जो बैठे हैं हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर जी बैठे हैं। और हम लोगों का सीधा मकसद है 2022 चुनाव की तैयारी, क्योंकि चुनाव सिर्फ 4 या 5 महीने बचा है, और हम लोग बूथ स्तर पर इस काम को कर रहे हैं ताकि हमारा बूथ मजबूत हो। जब हम बूथ मजबूत होगा, बूथ को जीत लेंगे तो विधानसभा जीतने में हमको बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। उसी कड़ी में आज जो हमारे युवा साथियों को हम लोगों ने पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया है। तो प्रमुख रूप से इन्हें जो दीक्षा के तौर पे आप वरिष्ठ नेता हैं, दीक्षा के तौर पर क्या दीक्षा दी गई, किस तरीके से फतेह हासिल करनी? देखिए, फतेह हासिल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है 27 अक्टूबर 2002 से, तभी से गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, इनकी लड़ाई वो लड़ते आ रहे हैं, और हम उन्हीं की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। आज विशेष लड़ाई हमारी हो गई है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, जिस बिजली के कारण गरीब समाज त्राहिमाम कर रहा है। हम चुनाव मैदान में जाएंगे मुफ्त बिजली, मुफ्त घरेलू बिजली के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, और शराबबंदी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार देने का काम करने के नाम पर, महंगाई को कम नहीं करेंगे तो महंगाई को वहाँ तक रोकने के काम पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। यही शिक्षा दीक्षा इन दोनों के पास भी है, और हम लोग को शिक्षा दीक्षा देने की जहाँ तक सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को वो शिक्षा दीक्षा देते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग आगे चलते और बढ़ते रह रहे हैं। कचहरी में स्टाम्पिंग सुविधा तो शुरू हो गई है, लेकिन इसे बनवाने में अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचहरी स्थित ई स्टाम्पिंग सुविधा केंद्र, जो कि डीएम ऑफिस के पूर्वी भाग में खुला हुआ है, जिसका अभी मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ अधिवक्ताओं को ये स्टाम्प प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाम्प लोगों को समय से मिल नहीं पा रहा है, मिल भी रहा है तो सुबह 10 से 12 बजे के बीच फॉर्म भरकर देने पर दोपहर बाद या शाम तक मिल रहा है, जिससे अधिवक्ताओं को कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाम्प प्राप्त करने के लिए काफी देर तक लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इस बाबत अधिवक्ता देवेंद्र परमार ने दोनों बार के अध्यक्ष व महामंत्री को समस्या को संज्ञान में लिए जाने की बात कही। आपके बगल में ई स्टाम्प का कार्यालय खुला है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो कार्यालय खुला है ई स्टाम्प के लिए, उससे ना ही मौखिक खुश हैं और ना ही अधिवक्ता भाई खुश हैं, क्योंकि ई स्टाम्प का फॉर्म भरने के बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद स्टाम्प मिल रहा है। वहाँ फॉर्म भरने के बाद बताया जा रहा है कि साइट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। न क्लाइंट संतुष्ट है न वकील संतुष्ट है। स्टाम्प के लिए जो है आज पैसा जमा करना पड़ रहा है, कल जो है आज जो है वो फॉर्म भरा जा रहा है और स्टाम्प मिला है 4 घंटे बाद। इसलिए अधिवक्ता और क्लाइंट दोनों खुश नहीं है इससे। तो क्या आगे आप लोग की रणनीति? हम चाहते हैं कि माननीय डीएम साहब जो हैं वो जो काउंटर 2 ठो खोले हैं कचहरी में, उसको और बढ़ाया जाए। वहाँ लाइन लग जा रहा है लंबा लंबा, जो है क्लाइंटों को मिल नहीं पा रहा है स्टाम्प, इसलिए 4-5 जगह जो है उसका काउंटर खोला जाए। इसकी वजह से कितना आप लोग का और आम पब्लिक का काम बाधित होता होगा? इस वजह से अधिवक्ता और मौकिल
दोनों का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। दोनों का काम जो है वो बाधित हो रहा है। हम लोग का कोई भी काम जो 1 दिन में होना चाहिए, जो 10 मिनट का काम है वो 2 दिन में हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या अपने बाहर इसके से लिए यही मैं जो है डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि जो है 2-4 ठो और काउंटर खोलिए, जिससे कि हमको और हमारे मौके को दोनों को सहूलियत हो। भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जा किए जाने के संदर्भ में वीडियो उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। रौनक एवं जागरूक समाज संस्था के सदस्य वीडियो उपाध्यक्ष को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान अरविंद कुमार राय ने बताया कि पंडित मदन मोहन मालवी द्वारा दान में दी गई भेलखा में गौरक्षा जमीन पर भूमाफियाओं का बोलबाला है। वीडियो द्वारा जमीन पर हो रहे निर्माण का नक्शा पास करा दिया जाता है, लेकिन वीडियो उपाध्यक्ष को इस मामले की जानकारी नहीं थी। इस संदर्भ में वीडियो उपाध्यक्ष को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी गई है और उनसे कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। किस लिए आज विदेश से आए थे, क्या मांग है? हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया गया है और एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाने के बाद भी आज सरकार के 5 साल हो गए, पर योगी सरकार तक अभी बात नहीं पहुंच पाई या पहुंचने नहीं दी जा रही है। क्या कारण है कि जो नियम और विधि विरुद्ध बिल्कुल सारे कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग सरकार के पास आए थे। किस राज्य पे ऐसा निर्माण? ये 306, 300, 404, 306 ख, 306 ग और 404। तो क्या भेलखा में मिला? क्या मैडम का कहना है कि अच्छा मुझे जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई है, मैं इस पर देखती हूँ कि क्या कार्रवाई मैं कर सकती हूँ। जिस तरह से कल जो है 2 अभियंताओं को सरकार ने निलंबित किया है, क्या मांग है? अगर कोई भी दोषी ऐसा हो तो कोई भी दोषी हो, अगर दोषी है तो वो अभियंता हो, चाहे भारत का कोई भी पदेन अधिकारी हो, उसे जेल जाना ही चाहिए। नियम के विरुद्ध कोई भेलखा का क्या पूरा मामला है जो गौरक्षा की जमीन है? मामला मेरे संज्ञान में आज शिकायत मुझे की गई है और प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैम, संस्था की जमीन पे इतनी बड़ी बिल्डिंग नक्शा पास करा करके कर दिया गया, इसकी जानकारी विभाग को नहीं थी? अभी संज्ञान में मैटर डाला गया है, जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बीडीए के कर्मचारी उस वक्त क्या कर रहे थे? 3 मंजिला मकान अब तक बन चुका है और नक्शे भी पास हो गए हैं। आम आदमी आता है तो वही नक्शा पास कराने में तो बहुत समय लग जाता है। नक्शा पास कराने में समय नहीं लग रहा है। हम लोग लगातार कैंप्स भी लगा रहे हैं और जिसको भी नक्शा पास कराना है ऑनलाइन माध्यम से, अगर किसी को नया नक्शा पास कराना है तो ऑनलाइन माध्यम से, और शमन मानचित्र करना है तो ऑफलाइन माध्यम से आकर के पास करा सकता है। ये जो आपका पर्टिकुलर मैटर ये अभी मेरे संज्ञान में डाला गया है, इसकी विषय की जांच करा करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जांच कमेटी कुछ बैठक की गई है? हाँ, अभी मेरे संज्ञान में डाला गया है तो जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शास्त्री घाट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक आहूत हुई। शास्त्री घाट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 22 सितंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा और इसी के साथ समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन का भी ऐलान किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव होंगे। ये बैठक राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस मौके पर लोक बहादुर गोंड, प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लन प्रसाद गोंड आदि लोग शामिल रहे। देखिए, 22 सितंबर 2021 को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और 1857 के अमर शहीद गोंडवाना के गौरव गोंड राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, नीलांबर खरवार, पीताम्बर खरवार जी का श्रद्धांजलि सभा है और उस दिन हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी हैं। उस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक लखनऊ में हुई है, तैयारी बैठक है और उस बैठक में जाकर के और उसी दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन का ऐलान किया जाएगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जैसा कि
इस प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, उत्पीड़न चरम से है, सीमा पर है, रोजगार के लिए नौजवान और दवाई चिकित्सा के लिए लोग परेशान है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी ठाना है कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाना है और इस आंदोलन के तहत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके और प्रदेश से भाजपा सरकार को भगाने का काम करेगी। सर्किट हाउस रोड स्थित लाइव बेकर्स मॉक डी कैफे का उद्घाटन हुआ। सर्किट हाउस रोड स्थित लाइव बेकर्स मॉक डी कैफे का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पार्षद दिनेश यादव, पार्षद सुनील सोनकर, मनोज सोनकर, सचिन सोनकर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर अधिष्ठाता अभिषेक यादव ने कहा कि हमारी ये तीसरी शाखा का उद्घाटन हुआ है। हमारे यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा 3D व लाइव केक निर्मित होता है एवं शुद्ध शाकाहारी ऑर्डर देने पर 15 से 20 मिनट में मनचाहा केक आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा एवं डोर टू डोर की भी व्यवस्था है। उद्घाटन के मौके पर जियालाल यादव, रामलखन यादव, पारसनाथ यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बेनियाबाग स्थित अस्पताल व बेनियाबाग पार्क का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के हरियाली श्रृंगार का हुआ आयोजन। बाबा की मनोहारी झांकी का देर रात्रि तक हुआ दर्शन पूजन। सितंबर माह की शुरुआत होते ही महंगाई पहुंची चरम पर। गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होने से महिलाओं की बढ़ी चिंताएं। और सारनाथ थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।